Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello buddies, welcome back to my channel. Now I am going to start BCom first year second semester business law. There is a subject business law in second semester of BCom फर्स्ट ईयर. सो हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. आज इसका इंट्रोडक्शन है. इसमें हम पढ़ेंगे लॉ होता क्या है, मर्केंटाइल लॉ के बारे में, स्कोप क्या है इसका, एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ एंड नीड ऑफ लॉ. तो इसके बारे में छोटा सा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे. इस न्यू सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे. ये सब आपके लिए न्यू है. इसमें आगे हम कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, इन सब के बारे में, इन सब के एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर आपको स्टैटिक्स की भी वीडियोस चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट और है डैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स. अगर आपको उसकी वीडियोस भी चाहिए, हम उसका भी स्टार्ट कर देंगे. सो प्लीज़ गिव योर कमेंट्स, योर व्यूज़. हमें ये भी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं. सो प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो. आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ लॉ से. सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं लॉ, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए. हम इसी से स्टार्ट करते हैं. लॉ मीनिंग क्या होता है इसका? Law is a layman language, means set of rules and principles. Law क्या होता है? Law is a layman language. ये layman language है. इसका मतलब होता है set of rules and principles. जो हमारे rules होते हैं, हमारी principles होती हैं, that is known as law. लॉ हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल्स. इसका मीनिंग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है. बट इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड लॉ इन लीगल सेंस, अगर हमें इसे लीगल सेंस में जानना है, वी वुड से डैट वट एवर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मेड बाय द स्टेट, जो भी स्टेट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस. किसके लिए? ताकि सोसाइटी में पीस बना रहे. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी इज टर्म्ड एज लॉ. आई होप लॉ का मीनिंग सभी को क्लियर हो गया होगा. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इनमें से किसी भी एक ऑथर की डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं. नाउ अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या निकला. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड that law means set of rules and principles. क्या होता है ये? set of rules and principles. Underline these two words, set of rules and principles. This is a key word. You have to write this, then only you will get marks. क्योंकि keywords लिखने important होते हैं हर आंसर में. अगर आपके की पॉइंट्स हैं, थोड़ा आपने मन से बना के लिख दिया, you will get good marks. Rules and principles laid down and enforced by the state to maintain peace and order for regulating the conduct of the people. Now, mercantile law. Let's start with the introduction to the mercantile law. Mercantile, हमें नाम से ही पता लग रहा है ये मर्चेंट्स के बारे में बात हो रही है, बिजनेसमैन के बारे में बात हो रही है. तो बिजनेसमैन का लॉ. लॉ हमने पढ़ लिया क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. आई होप इन दो शब्दों में ही आपको समझ आ गया होगा मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लॉ हैज़ सेवरल ब्रांचेस सच एज सिविल लॉ. कई ब्रांचेस होती है लॉ की. सिविल लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ अलग होते हैं, क्रिमिनल के रूल रेगुलेशन अलग होते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग होते हैं, इंटरनेशनल लॉ etc. एवरी ब्रांच ऑफ लॉ रेगुलेट्स and controls a specific area of activity. Now, mercantile law is a part of civil law. जो mercantile law है, it is a part of civil law and is the foundation on which all business relations rest. ये एक foundation होता है, basic होता है, जिसमें बाकी business relations टिके होते हैं. Now, meaning of mercantile law.
Mercantile law consists of two words, mercantile and law. These words individually have their meaning, which should be understood in order to understand what is mercantile law. Mercantile means related to merchants or businessmen. As I told you, mercantile means merchants or businessmen. Law, as we discussed earlier, means set of rules and principles. And law का मतलब क्या होता है? Set of rules and principles laid down by the state. Now, if we combine the individual meaning of two words, we can easily approach to the meaning of mercantile law. That is, the rule which deal with merchants, industry, trade or profession necessary to regulate their right and obligations arising out of promises made by them. तो अगर अब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो इससे क्या निकलता है कि जो मर्चेंट्स के, इंडस्ट्री के, ट्रेड या फिर किसी प्रोफेशन के नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि नेसेसरी होते हैं टू रेगुलेट देयर राइट, उनके राइट के लिए एंड ऑब्लिगेशंस के लिए, अराइजिंग आउट ऑफ प्रॉमिसेस मेड बाय देम. It includes laws relating to various contracts, partnership, companies, negotiable instrument, insurance, arbitration, carriage of goods, etc. Now, डेफिनेशन, यहाँ पे दो ऑथर की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें से आपको कोई भी एक जो आपके लिए सुटेबल हो आप उसको लर्न कर सकते हैं. डेफिनेशन शुड बी एज इट इज़ गिवन इन योर बुक्स. सो हम देखते हैं सैन एंड मित्रा की डेफिनेशन विच सेज that part of law which regulate the transaction of the mercantile community is called commercial mercantile law. और एम से शुक्ला की देखते हैं mercantile law may be defined as that branch of law which deal with the right and obligation of mercantile person arising out of mercantile transaction in respect of mercantile property. I hope everybody has clear with the term mercantile law as well as law. Now, next is scope of Indian mercantile law. इसका scope क्या है? In general, not just businessman enters into contracts with person. क्या होता है, सिर्फ बिजनेसमैन ही कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आता है पर्सन के, बट अ कॉमन मैन लाइक यू, me and other common man also enter into many contracts in his day-to-day life. Perhaps sometime common man fail to realize, लेकिन हम लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हम लोग भी डे टू डे लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग भी कई कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं लेकिन हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं. कॉमन मैन fails to realize while entering into contracts of his day-to-day life that he is bound with certain rules and regulations. Therefore, we can say mercantile law has a very wide scope. इसका wide scope होता है क्योंकि हम सब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं लेकिन हमको ये सब रियलाइज़ नहीं होता है, बट वी आर इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन आर डे टू डे लाइफ. सो स्कोप वाइड होता है एज इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट मर्चेंट्स और बिजनेस, क्योंकि सिर्फ मर्चेंट्स या फिर बिजनेस तक ही सीमित नहीं होता है, इसलिए इसका स्कोप वाइड होता है. फॉलोइंग आर सम लॉज इंक्लूडेड इन मर्केंटाइल लॉ. ओके, सो दिस इज़ अ टेबल गिवन मर्केंटाइल लॉ. इसमें है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट, जिसको हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में. अभी हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ क्या है. ये सोर्सेज, व्हाट आर इट सोर्सेज? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन स्टैट्यू लॉ, precedents or judicial decisions, principles of equity, Indian customs and usages. So number one is English mercantile law. क्या होता है English mercantile law? Where silence is adopted by Indian statutes, the Indian law court take reference from the English mercantile law. जो Indian law है उसने किससे रेफरेंस लिया है? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से. इवन वाइल एक्सप्लेनिंग इंडियन स्टैट्यूट, रेफरेंस इज मेड टू इंग्लिश लॉ. द इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ गेट इट्स
basic from the verdict of British judges. It is the main source of Indian mercantile law and is based on customs and usage of merchants of England. Now, number 2 is Indian Statutes Law. After independence, India adopted a constitution. As we all know, after independence, India ने अपना constitution adopt किया था. The Constitution of India gives birth to the legislatures and executive bodies. उस कॉन्स्टिट्यूशन से लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में हम पता चला था. दे केम इनटू एग्जिस्टेंस of the union and the state. The various acts passed by legislatures and executive bodies are the main source of mercantile law in India. That is Indian Contract Act 1872, the Sale of Goods Act 1930, Indian Partnership Act 1932 and the Negotiable Instrument Act 1881, Companies Act, Banking Act, etc. Number 3 is precedents or judicial decisions. When a final judgment is made on a particular matter, किसी भी मैटर में जब एक फाइनल जजमेंट होती है, ठीक है, फाइनल जजमेंट होती है और केस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी फाइनल जजमेंट होती है कि क्या फैसला होगा, इट इज़ टेकन एज प्रेसिडेंट्स एंड इज़ रिकॉर्डेड इन द लॉ जर्नल. सो इट इज़ टेकन एज प्रेसिडेंट्स और उसको रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, लॉ जर्नल्स में. These precedents in future act as reference for the similar kind of cases. इस प्रेसिडेंट से क्या होता है, फ्यूचर में ये काम आते हैं. ये हमारे पास एक रेफरेंस रहता है. अगर कोई भी इस तरह का दोबारा कोई भी सिमिलर टाइप का केस हुआ तो उसमें ये हमें हेल्प करते हैं. विदाउट एनी चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस इन बोथ द केसेस. अगर जो केस अभी चल रहा है उसका जो फाइनल जजमेंट लिया गया, फाइनल फैसला लिया गया, वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं किसमें, लॉ जर्नल में. और अगर फ्यूचर में कभी कोई बिल्कुल सेम एज इट इज़ कुछ भी चेंजेस ना हो, ऐसा अगर कोई और केस आता है तो वो क्या करते हैं, उस जर्नल में जाके देख लेते हैं कि हमने इसका क्या फाइनल जजमेंट लिया था, उससे हेल्प मिलती है. क्लियर? The judgment made by the Supreme Court is binding on all the other lower courts like high courts and all the other lower courts in jurisdiction. Now, number 4, principle of equity. Equity शब्द से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं. Now, a separate branch of English law was developed apart from the common law. Chancellors were deputed by the King of England to listen and to sort out the grievances of the people. Grievances means difficulties. Okay. Now, chancellors जो थे were deputed by the King of England. उनको डिप्यूट किया गया था किसके द्वारा, किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, टू लिसन कि जो भी कॉमन पीपल्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, आप उनको सुनिए और उनको सॉर्ट आउट करके दीजिए. क्लियर? सो दिस चांसलर्स सॉर्ट आउट द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कंसाइंस रादर देन फॉलोइंग द रूल्स लेट डाउन कॉमन लॉ. तो ये लोग कैसे सॉर्ट आउट करते थे उनकी प्रॉब्लम्स को, नेचुरल जस्टिस से. ठीक है, एकदम इक्वालिटी होती थी दोनों में, जिन दो के बीच में केस लड़ा जा रहा है उन दोनों की बात सुनी जाती थी, दोनों में इक्वालिटी होती थी, नेचुरल जस्टिस होता था एंड गुड कंसाइंस होता था. ठीक है, वो लोग रूल्स नहीं देखते थे कि क्या है रूल्स, रादर देन फॉलोइंग द रूल्स लेट डाउन बाय द कॉमन लॉ. द कोर्ट ऑफ दिस चांसलर्स वर नोन एज courts of equity and their principles were called principle of law. So जो कोर्ट था इन चांसलर्स का उनको बोला जाता था कोर्ट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी होती थी सबके साथ. एंड देयर प्रिंसिपल्स, और जो उनके प्रिंसिपल्स थे, लॉ थे, उनको बोला जाता था वर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. नाउ लास्ट नंबर 5, इंडियन कस्टम्स एंड यूसेज. India is a land of different customs, right? The people of India are also concerned about the customs of their country as much as that sometimes these customs have more impact
than written rules and regulations. So what it says, इंडिया जो है ये लैंड है किसका, डिफरेंट कस्टम्स का. यहाँ पे अलग अलग तरह के कस्टम्स को अपनाया जाता है, उन्हें फॉलो किया जाता है, राइट. एज वी ऑल नो, द पीपल ऑफ इंडिया वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द कस्टम्स. जो यहाँ के लोग हैं, दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट दीज कस्टम्स ऑफ देयर कंट्री एज मच एज that sometime these customs have more impact than written rules and regulation. कभी कभी क्या होता है, इन customs का प्रभाव impact ज़्यादा होता है than written rule and regulation जो होते हैं उससे ज़्यादा होता है. Due recognition in given to these customs by mercantile law in approaching to any judgment as a matter of fact that the custom or tradition must be widely known, certain, reasonable and must not be opposed to any legislative enactment. Clear? Now, अब हम देखते हैं कि लॉ की नीड क्या होती है और क्यों होती है. क्या ज़रूरत है हमें लॉ की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रिंसिपल्स की नीड क्या है. One is supposed to be familiar with the law in which he is subject to trade, as proverb says. एक proverb है ये, ignorantia juris non exuset. ओके, इसका मतलब है one is supposed to be familiar with the law, ठीक है, in which he is subject to trade. इसका मतलब है कि हर बंदे को जिस सब्जेक्ट में वो ट्रेड कर रहा है उसको अपने लॉ से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए कि मेरे लिए लॉ क्या है. वन इज सपोज टू बी फैमिलियर विद द लॉ इन विच ही सब्जेक्ट टू ट्रेड. ओके, सो इस प्रोवर्ब का मीनिंग ये था. द अबव प्रोवर्ब जो हमने पढ़ा मीन्स दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. मीन्स that ignorance of law is no excuse. The above proverb means, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा proverb, उसका meaning है that ignorance of law is no excuse. If a person is entering into any contract, he is supposed to be aware of the laws regarding that transaction. If he ignore the law, then he is no one to plead that he was unaware of the law regarding the case. अगर कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसको उस लॉ में एंटर होने से पहले सारे रूल्स प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन अगर बाद में कुछ बात होती है तो वो पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं अनअवेयर हूँ, मेरे को इन लॉ के बारे में नहीं पता, मेरे को तो पता ही नहीं था. तो अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उससे पहले आपको उसके रूल्स के बारे में अच्छे से अवेयर होना चाहिए. ठीक है, तो ऊपर वाले जो प्रोवर्ब था उसका मीनिंग ये था. नाउ, need of law is also felt when there is certain kind of dispute or dissatisfaction between the parties. अगर पार्टीज़ जो दो पार्टीज़ होती हैं, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम जो है मिनिमम दो पार्टीज़ होती ही हैं. अकेला बंदा किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा. सो देयर मस्ट बी मिनिमम 2 parties in every contract, right? सो अगर उन दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट होता है या फिर कोई भी डिससेटिस्फैक्शन होती है तो ये जो रूल्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं. वो दिखा सकते हैं कि ये रूल था और तुमको इसको फॉलो करना चाहिए एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दिस प्रिंसिपल्स, राइट. तो इसलिए होती है लॉ की नीड टू सॉर्ट आउट डिस्प्यूट्स. जैसे कि हमने कहा, अगर उसको अपने उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना है, लॉ गिव्स द टीथ इन फॉर्म ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच ईच पार्टी हैज़ टू अबाइड. जो भी लॉज हैं दे शुड बी अवेयर ऑफ दैम. दिस सेट ऑफ रूल ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट पीपल एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. ये जो सेट ऑफ रूल्स, दिस ऑल्सो हेल्प्स, ये हमें मदद करते हैं किसमें, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. नंबर 2, प्रोटेक्ट पीपल्स को प्रोटेक्ट करने में. एंड नंबर 3, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम
of these disputes, right? Okay buddies, so that's all for today. आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, लॉ क्या होता है, मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, उसकी नीड, स्कोप, राइट, एंड उसके सोर्सेज क्या होते हैं, हमने इस सब के बारे में देखा. एंड नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. उसमें भी हमारे कई सब पार्ट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से. इफ़ एनी डाउट लेफ्ट प्लीज़ डू कमेंट बिलो, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. एंड इफ़ यू वांट कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियोस बनाएं, प्लीज़ डू कमेंट बिलो. We will look after that also and we will start working on that. Thank you so much. Till then, stay tuned for more. Thank you.